Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी ने की उच्च अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, कहा बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था रखें दुरुस्त। गलजवाड़ी क्षेत्र में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास, मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। 92.16 लाख की लागत से बन रहा सामुदायिक भवन। ग्वाराब और कैचीधाम की बदहाल व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सरकार के खिलाफ और विभिन्न मुद्दों को लेकर जताया विरोध। अवैध अतिक्रमण को लेकर डीएम सविन बंसल सख्त, डीएम ने सभी विभागों से मांगी रिपोर्ट, कहा तय समय सीमा में हटाना है अतिक्रमण। और लक्ष्मण झूला में निकाली गई शौर्य तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई यात्रा, 100 फीट का तिरंगा आकर्षण का बना केंद्र। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग में चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल और विधायक खजान दास भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवक सदन देहरादून का, जहां सीएम धामी परिवहन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, परिवहन विभाग प्रदेश में सुगम और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम सभी जानते हैं जैसे जैसे राज्य में वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, आने वाले पर्यटक, आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, और जिस प्रकार से एकदम से वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। मुझे बताया गया कि राज्य में वर्ष 2024 में कुल 1747 वाहन दुर्घटनाओं में 1000 लोगों की मृत्यु हुई और 1547 व्यक्ति घायल हुए, जबकि इसी वर्ष जनवरी से अप्रैल तक 546 सड़क दुर्घटनाओं में 372 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 905 व्यक्ति घायल हुए। इसलिए राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने फरवरी 2025 में नई उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। करेंगे ना? अरे जोर से बोलिए, करेंगे ना? भाइयों बहनों, हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के योग्य, परिश्रमी और प्रतिभावान युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर पारदर्शी तरीके से समान अवसर प्राप्त हों। पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्ती और पदोन्नति युवाओं को उनके अंदर भरोसा जगाती है, उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है और ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए भी प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व की सरकारों के समय में भर्ती परीक्षाओं पर लगाए कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के पश्चात प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में हम 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में नौकरी में भाई भतीजावाद के साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था और जब भी परीक्षाएं होती थी, परीक्षाओं के बाद रिजल्ट घोषित हो जाते थे और रिजल्ट घोषित होने के बाद अखबार में न्यूज पढ़ते होंगे आप सब कि ये परीक्षा कैंसिल हो गई है, इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, इसमें नकल माफिया से साठगांठ का मामला आया है। कुछ एक छात्र
कुछ एक अभ्यर्थी जो योग्यता वाले थे, प्रतिभा वाले थे, उनका चयन नहीं हुआ और वो कोर्ट में चले गए हैं। अनेकों प्रकार की अनियमितताएं आए दिन होती थी। इससे हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के अंदर, उनके माता पिता के अंदर लगातार उनका आत्मविश्वास घट रहा था। इन परीक्षाओं के लिए भी उनका विश्वास कम हो रहा था। तैयारियां करते थे, कई वर्षों तक तैयारियां करते थे, लेकिन चयन में उनका स्थान नहीं आता था। चयन में ऐसे लोगों का स्थान आ जाता था जो नकल माफियाओं से मिले होते थे, पेपर लीक करवाते थे, पेन ड्राइव से नकल करते थे, अनेक प्रकार के गलत साधनों का प्रयोग करते थे। उसके कारण से विश्वास का एक संकट पैदा होता जा रहा था। हमने इस पर रोक लगाई और नकल माफिया को पूरी तरह से, उसकी नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गलजवाड़ी क्षेत्र में ₹92.16 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाला ये भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के सहयोग से बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे आमजन को सीधे लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गलजवाड़ी क्षेत्र में सामुदायिक भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है। भवन के निर्माण से भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। मंत्री जोशी ने कहा कि गलजवाड़ी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राज्य सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु संकल्पबद्ध है। लेकिन जब से मुझे वार्ड मिला है, मैं लगातार सैनिकों के हितों में हम काम कर रहे हैं। आज एक भव्य सैन्य धाम जो यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को समर्पित होगा, अपने मैंने बनकर बुनियाल गांव में तैयार होने वाला है। लगभग 92 करोड़ की लागत से। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व गढ़ी कैंट, जहां पर भी पूर्व सैनिक भारी संख्या में रहते हैं, और वहां के लोगों को ब्याह शादी के लिए मेरे पास लोग आते के साथ गढ़ी कैंट वाला 2.5 लाख रुपये मांग रहा है, 3 लाख रुपये मांग रहा है। एक 12 करोड़ 51 लाख की लागत से हमने बहुत बड़ा सामुदायिक भवन वहां पर बनाया है, जो मात्र 51,000 रुपये में इसका एसओपी बन रहा है। आप बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं। और ऐसे मैंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में 56 से अधिक हमने ये बनाई। देखिए, नालियां, खड़ंजे सड़क तो बनती रहती हैं। ये चीजें ऐसी होती हैं जो अमर रहती हैं। मुझे याद है, मेरी छोटी बहन ने मुझसे एक बार कहा था कि मंत्री जी, हम चाहते हैं कि यहां पर एक बड़ा घर बने। तो वहीं सीएम धामी की मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक। मुख्य सेवक के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, भ्रष्टाचार के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई, टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर करे प्रचार, धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट करे प्रस्तुत, सभी जनपदों में सत्यापन अभियान रखे जारी, संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर शीघ्र करे कड़ी कार्रवाई, आधार कार्ड सहित सरकारी दस्तावेज बनाते समय सही प्रकार से हो सत्यापन, गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर करे सख्त कार्रवाई, सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रखे जारी, अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमि पर दोबारा न हो अतिक्रमण, शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का करे विस्तृत आकलन, अतिक्रमण की जानकारी करे प्रस्तुत, सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को दे प्राथमिकता, भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता से दर्शाएं, बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था रखे दुरुस्त।
तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारत शौर्य तिरंगा यात्रा लक्ष्मण झूला क्षेत्र में निकाली गई। इस दौरान 100 फीट लंबा तिरंगा और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की झांकी क्षेत्रीय जनता और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। बता दें कि भारत शौर्य तिरंगा यात्रा लक्ष्मण झूला से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए जानकी झूला पहुंचकर समाप्त हुई। शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि विधायक रेणु बिष्ट ने किया। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय और सेनाओं के समर्थन में जमकर नारे लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में रमा हुआ नजर आया। तिरंगा यात्रा के संयोजक अश्विनी गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के जवानों की हौसला अफजाई के लिए शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और विधायक रेणु बिष्ट ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर घुटनों के बल पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने झुकने पर मजबूर किया है, उसका श्रेय मोदी की सरकार के साथ जल, थल और आकाश की सेनाओं को जाता है। आज सेना के जवानों को जितना भी सैल्यूट किया जाए वे कम है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोश दिल में जगा के चलो। तो वहीं नैनीताल के शेर का डांडा स्थित रामलीला प्रांगण में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति द्वारा आयोजित देवी भागवत का 9 दिवसीय भागवत कथा का समापन हो गया। व्यास के रूप में सदगुरु धर्म मार्तंड भागवत सिंकर श्री नमन कृष्ण महाराज ने बताया कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं त्याग के समन्वय का नाम ही भगवान है। देवी भागवत मानव जाति में तृण गुणों के विकास की प्रेरणा प्रदान करता है। संसार में जितने श्रेष्ठ गुण हैं वो मातृशक्ति के नेतृत्व में ही विकसित होते हैं। संसार में जब त्रिलोकी शक्तियों का सम्मिलित स्वरूप से ही देवी स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिले और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण। चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। 11 schools, infinite possibilities, from healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight.
Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड के 5वें धाम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन यात्रा 25 मई से होगी शुरू। यात्रा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने संगतों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की पूरी। यात्रा में आने वाले संगतों के लिए रहना, लंगर और चिकित्सा सुविधा निःशुल्क होगी उपलब्ध। 22 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को करेंगे रवाना। इस अवसर पर मंत्रीगण, विधायक, समाज सेवी और संत समाज भी रहेंगे उपस्थित। यात्रा में जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य। संगतों की सुविधा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश। फोन नंबर 0135 2430 7500 241970 7500 241972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर मंडी परिसर में एक बार फिर टीन शेड पर अवैध तरीके से बैठे कुछ आड़तियों ने जोरदार हंगामा और शोर शराबा किया है। इस दौरान पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी और कई वरिष्ठ नेता गढ़ मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह मामले को शांत कराया गया। रामनगर मंडी समिति के सचिव साहिर अहमद ने बताया कि पूर्व में ही मंडी परिषद 22 दुकानों के निर्माण को लेकर इन आड़तियों से बात कर चुका है, जिस पर इस बारे में टेंडर प्रक्रिया विपणन बोर्ड हल्द्वानी से की जा चुकी है। मंडी के आड़तियों को ही मानकों के अनुरूप दुकानें आवंटित की जानी है, लेकिन उक्त टीन शेड पर अवैध रूप से बैठे कुछ आड़तियों के जरिए लगातार इन दुकानों का विरोध किया जा रहा है। वो हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि किसानों का माल रहता है, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि किसानों का माल तो 10 बजे तक बिक जाता है। उसके बाद ये लोग इस माल को रखे बैठे रहते हैं। जिस चीज का ये यूज कर रहे हैं उसका ना तो मंडी समिति को किराया मिल पा रहा है और मंडी समिति का बहुत खर्चा होता है। वहाँ पे जो हमने वहाँ पे सड़कें बनाई हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, तो एक विकास कार्य की योजना थी विभाग की कि उनको सबको जो है पक्के फड़ बना के दे दिए जाए, दुकान टाइप की बना के दे दी जाए उनको, ताकि वो उनको प्रॉपर आवंटित हो सके। क्योंकि बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। विभाग भी यही चाहता है कि लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उनको बना करके वो सब पक्की दुकान बना कर उनको दे दी जाए। तो काशीपुर में 2041 का मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। बता दें कि पिछले सप्ताह जिला विकास प्राधिकरण की टीम, निगम पार्षद और रियल एस्टेट के डेवलपर के साथ एक बैठक हुई थी। बैठक में कई समस्याएं पॉइंट आउट की गई थी। जिला विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जय किशन ने बताया कि अगले 2-3 महीने में 2041 का मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। वहीं अवैध निर्माण को लेकर पार्षदों ने कहा कि अवैध कॉलोनियां नहीं बसाने चाहते हैं, काशीपुर को डेवलप बनाना चाहते हैं। जिला विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जय किशन ने बताया कि जो हमारे एरिया के वायलेशंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और काशीपुर के रिक्वेस्ट पे जिला विकास प्राधिकरण की टीम और हमारे जो माननीय पार्षदगण हैं, रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनके तरफ से कुछ समस्याएं पॉइंट आउट की गई थी। जैसे पहला था कि हमारा मास्टर प्लान 2011 का है जो आउटडेट हो चुका है। तो इसमें जिला विकास प्राधिकरण ने यह अवगत कराया कि 28 अप्रैल 2025 को शासन ने यह निर्णय लिया था कि हमारा जो मास्टर प्लान है उसकी प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ की जाए। तो अगले 2-3 महीने में काशीपुर की 2041 की मास्टर प्लान आने की पूर्ण संभावना है। दूसरा इशू ये रेज हुआ था कि ढेला नदी के किनारे जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ढेला नदी के किनारे सभी रियल एस्टेट वालों की तरफ से भी और पार्षदगणों की तरफ से भी एक मत होकर यह कहा गया कि उधर फ्लड प्लेन एरिया में कोई भी नए निर्माण न किए जाएं। तीसरा था कि रेरा सरोवर नगरी नैनीताल में बीजेपी मंडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों समेत तमाम लोगों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। ये यात्रा पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क से शुरू होती हुई तल्लीताल महात्मा गांधी मूर्ति पर समाप्त हुई। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय और सेनाओं के समर्थन में जमकर नारे लगाए।
विधायक सरिता आर्या ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की शौर्य गाथा का प्रतीक है। हम अपने वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने साहस और समर्पण की मिसाल पेश की है। तिरंगा यात्रा में विधायक सरिता आर्या, राज्य मंत्री शांति मेहरा समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे शामिल रहे। पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयानों के बाद शहर में राजनीति गर्मा गई है। शहर में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ने पूर्व विधायक और पूर्व पालिका अध्यक्ष से विभिन्न सवाल पूछे हैं। वहीं सभासदों ने भी पालिका अध्यक्ष के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूर्व विधायक और पूर्व पालिका अध्यक्ष पर अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच लाने की बात कही है। सभासदों ने कहा कि उनके कार्यकाल को मात्र 3 माह का समय हुआ है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पूर्व विधायक और पूर्व पालिका अध्यक्ष के बयान हास्यास्पद है। वहीं नगर पालिका सभासद पवन थमवाल ने कहा कि पूर्व पालिका अध्यक्षों के कार्यकाल में किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं है, लेकिन वर्तमान बोर्ड विभिन्न विकास कार्यों पर कार्य कर रही है। अभी मात्र पालिका के नए अध्यक्ष और नए सभासदों को 100 दिन का समय हुआ है। उन्होंने कहा कि 2-2 बार पालिका के अध्यक्ष पद पर रहने के बावजूद भी एक भी कार पार्किंग या नए पर्यटन स्थल का निर्माण नहीं किया गया। तो केवल हमारे 3 महीने हुए हैं और कोई पालिका के पास, ये माननीय अध्यक्षा जी के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि 3 महीने में सारा सिस्टम करा दो, क्योंकि पूर्ववर्ती बोर्ड में सिस्टम पूरा खराब था, उसके सुधारने में टाइम लगा। कि अभी हमारे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हुए हैं। अब मैं समझता हूं कि इन 100 दिन में नगर पालिका के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी है बस घुमाया और काम हो गया। टाइम लगता है, व्यवस्थाएं होनी है। ये एक नहीं विभागों का मामला है। विभाग आती है, विभाग के आदमी इसमें बैठ के इसमें काम करते हैं। क्वारब और कैंचीधाम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे अल्मोड़ा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव। प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पेपर लीक, महंगाई और 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर जताया विरोध। क्वारब की सड़क, कुमाऊं की लाइफलाइन। क्वारब की सड़क में 1 साल से नहीं हुई कोई मरम्मत, पहाड़ रहे हैं दरक। सरकार सो रही कुंभकर्ण की नींद। सरकार पेपर लीक और महंगाई पर लगाम लगाने में रही नाकाम। कांग्रेस ने सरकार पर गवर्नेंस की विफलता का लगाया आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम और सीएम को भेजा ज्ञापन। जल्द सड़क को दुरुस्त करने की करी मांग। नहीं चलेगी, 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 तो वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर डीएम सविन बंसल सख्त खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण को लेकर जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। डीएम ने अवैध निर्माण अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण करने के दिए निर्देश। सभी विभागों से मांगी रिपोर्ट। अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार की नीति है निर्धारित, ये कहना है डीएम का। सरकारी जमीन और विभागीय संपत्ति पर है अवैध संरचनाएं। अवैध व्यवसायिक, आवासीय और धार्मिक को हटाए जाने की कार्रवाई रखनी है गतिमान। पीडब्ल्यूडी, पुलिस, फॉरेस्ट को दी गई समय सीमा में हटाना है अवैध अतिक्रमण। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं और हमारे इसी क्रम में राज्य सरकार की नीति भी निर्धारित की गई है कि हमारी जितनी सरकारी जमीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं उन पर
अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको एक टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई संपादित करनी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।